अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्टरूम नंबर 1। कल यानी 15 अक्टूबर से आज 16 अक्टूबर तक एक ही बात हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना फजलुर रहमान मान चुके हैं और वो अपने वोट का बोझ हुकूमत के पलड़े में डालने लगे हैं आईनी तरामीम के लिए। लेकिन मौलाना की बिलावल के साथ मुलाकात का असल अहवाल है क्या, हकाइक क्या है, हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही हम ये बात करेंगे कि जो हुकूमती तजावीज हैं या जो हुकूमत की मंशा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के हवाले से, उस पर मौलाना का मौकिफ क्या है और क्या जो मौजूदा नंबर गेम है उसमें आईनी तरामीम का ये पूरा मंसूबा कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कल का दिन बहुत हाइप्ड अप है, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि क्या इजलास वाकई ही आईनी तरामीम के लिए बुलाए जा रहे हैं या फिर इजलासों का एजेंडा कुछ और है। और अगर अगर आईनी तरामीम की ये कोशिश इसी वीकेंड तक होनी है तो वो कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, और 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब कौन से जज संभालेंगे, ये सब तफसीलात हम आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। वसीम, सबसे पहले ये कि गुज़िश्ता रात हमने बात की, हम उसी वक्त डेवलपमेंट्स को देख भी रहे थे। अचानक से मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ही बात होने लगी। लोग ये कहने लगे कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से पहले ही शक था, वो हुकूमत के साथ मिल जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान मिल गए हुकूमत के साथ? अच्छा, जो अब तक दिखाया जा रहा है, जो अब तक बताया जा रहा है, ये तो हम बता सकते हैं कि वैसा हरगिज नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना जो वोट है वो हुकूमती पलड़े में नहीं डाला। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हुकूमत ने कहीं ना कहीं अपना वोट मौलाना के पलड़े में जरूर डाला है। तो इससे मुतालिक ओवरऑल डेवलपमेंट्स और हकाइक क्या हैं वो तो हम नाज़रीन के सामने रखते हैं। मगर हमने भी देखा, आपने अभी दुरुस्त कहा कि जो कल का इजलास बुलाया गया, कहा तो ये गया कि ये आईनी तरमीम के लिए इजलास है, मगर अब जो कल इजलास बुलाया गया है और अभी तक कोई मुसवदा सामने नहीं आया, तो मुझे ये नहीं लगता कि कल के इजलास में आईनी तरमीम के हवाले से जो बिल है वो टेबल होगा। पार्लियामान का खसूसी कमेटी का एक इजलास था, तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल थी, उसका इजलास आज बुलाया गया था और कोशिश ये थी कि आज के इजलास में एक हतमी मुसवदा जो है वो सामने आ जाएगा। आज का इजलास कल तक मुलतवी हो चुका है। अब जब कल तक मुलतवी हो चुका है और तब तक मुलतवी हुआ है जब वफाकी काबीना का इजलास भी हो चुका होगा या एटलीस्ट उसका वक्त दे दिया गया है। हम जरा कल का सीक्वेंस देखें ना, वफाकी काबीना का इजलास, उसके बाद पार्लियामान की वो खसूसी कमेटी का इजलास जिसने हतमी मुसवदा देना है, उसके बाद सेनेट का इजलास, फिर कौमी असम्बली का इजलास और पैरेलल 9:30 से 11 या 12 के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आईनी तरमीम के खिलाफ जो एक दरखास्त है उसको समाअत करेंगे। तो अब इस सारे टाइम स्पैन में मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं कल जो मुजवजा आईनी तरमीम है उनको टेबल होता हुआ नहीं देख रहा। दूसरी बात, अब आज हम आ जाते हैं कल से लेकर अब तक की सूरत हाल के ऊपर। ये जो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मान चुके हैं और वो वोट देंगे, इस सारे मामले में जो अब तक हमने इतलात इकट्ठी की हैं, जराए ये बताते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान मान भी चुके होते तो भी वफाकी हुकूमत के पास, फौजी एस्टैब्लिशमेंट के पास नंबर गेम पूरा नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उस बड़ी तादाद में मैनेज नहीं हो पा रहे जो मैनेज करना चाहते थे ये लोग। लेकिन हाँ, अगर मौलाना मान जाएं तो इनके लिए आसान जरूर होगा, ये बड़े करीब तर पहुंच चुके होंगे। लेकिन मौलाना माने हैं तो वो किस चीज पे माने हैं? देखिए, इतलात ये है कि मौलाना माने हैं तो उसमें आईनी तरमीम, आईनी अदालत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान कल बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो मिले और आज उनकी जो मुलाकात हुई, यहाँ नवाज शरीफ ने उनके एजाज में जो इशाया दिया, इस सारे टाइम स्पैन में मौलाना चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर भी नहीं माने। ऑब्वियस है, जब आईनी अदालत नहीं होगी तो आईनी अदालत का सरबराह भी नहीं होगा। मौलाना सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने में, रिटायरमेंट एज बढ़ाने में नहीं माने, तो इसका मतलब एक चीज तो वाज़ेह है कि काजी फैज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। काजी फैज ईसा के लिए कोई दूसरी पोस्ट नहीं है। काजी फैज ईसा साहब हर सूरत घर जाएंगे। काजी फैज ईसा के हवाले से और आईनी अदालत के हवाले से ये जो चैप्टर है ये तो हो गया क्लोज। अब दूसरी बात वो ये डिस्कस की जा रही है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है, और मैंने भी कहा कि अगर हुकूमत ने अपना जो वोट है वो मौलाना के पलड़े में डाला है तो सिनेरियो क्या हो सकता है। इतलात, यहाँ दो चीजें डिस्कस हो रही हैं। सबसे पहले हम दो पॉसिबिलिटीज रख देते हैं कि मौलाना अगर माने हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आईनी अदालत से पीछे हट गए हैं और उन्होंने मौलाना को कहा है कि हम आपके आईनी बेंच पर तस्लीम होते हैं, तो फिर मौलाना क्या देंगे? बात ये हो रही है कि मौलाना 3 जजेस का पैनल देंगे।
जिससे वफाकी हुकूमत को क्या होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह से छुटकारा मिलेगा। तो क्या वाकई ही माइनस जस्टिस मंसूर अली शाह मंसूबा कामयाब हो गया? ये कल से लेकर अब तक का सवाल था, लेकिन इतलात ये हैं कि मौलाना इस बात पर भी नहीं माने। मौलाना कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो और मौलाना की जो पूरी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद इतलात ये हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना को आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच पर राजी हो चुके हैं, वो देंगे, और बदले में मौलाना फजलुर रहमान 18वीं तरमीम की बहाली देंगे। अब 18वीं तरमीम की बहाली क्या है, मुझे वो जरा आप बताइए कि 18वीं तरमीम में था क्या ऐसा कि जो हुकूमत दोबारा से उसे बहाल करना चाहती है, जो 19वीं तरमीम ने रिडंडेंट कर दिया था? देखिए, जजेस तकर्रुरी एक बहुत बड़ा मसला इस मुल्क में बार बार जेर बहस आता है। वुकला भी गिला करते हैं, सिविल सोसाइटी की जानिब से भी आवाज उठती है, सहाफी भी गिला करते हैं कि किस तरह से जजेस लगाए जाते हैं और बाद में फिर वो जजेस वो समरात दिखाते हैं जो किसी के लिए भी फेवरेबल नहीं होते। तो 18वीं आईनी तरमीम की गई थी जिसके अंदर जजेस तकर्रुरी के तरीकेकार में जुडिशल कमीशन के साथ पार्लिमानी कमेटी को भी इक्वली एम्पावर किया गया था, उसको भी इख्तियारात दिए गए थे कि पार्लिमानी कमेटी के पास अगर कोई जज की सिफारिश जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि जुडिशरी की साइट है, वहां से होकर पार्लियामान में आएगी, तो पार्लिमानी कमेटी में आएगी, तो पार्लिमानी कमेटी के पास ये इख्तियार होगा कि वो उस जज के नाम पर हाँ या ना करे। लेकिन फिर क्या हुआ, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर था, उनकी जानिब से एक जजमेंट भी थी मुनीर भट्टी केस की, और फिर ये मुतालबा किया गया कि पार्लिमानी कमेटी के पास नहीं होगा इख्तियार। उसके बाद 19वीं आईनी तरमीम की गई। 19वीं आईनी तरमीम के बाद जो पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार था उसको रिडंडेंट कर दिया गया, बेअसर कर दिया गया। अब होता यह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस जो होते हैं पाकिस्तान के, वो नाम जो है वो जजेस के उनकी सिफारिश देते हैं, जुडिशल कमीशन बैठकर मंजूरी देता है या जो भी उनका अप्रूवल होता है, वहां से अप्रूवल के बाद भेजा जाता है जजेस कमेटी को, जो कि पार्लियामेंट की जजेस कमेटी है। वहां पर जो जजेस तकर्रुरी की कमेटी है वो बैठकर उस नाम पर अप्रूवल देती है और सदर मुमलिकत को भिजवा देती है, जज नोटिफाई हो जाता है। अब यहां पर सवाल यह है, 19वीं आईनी तरमीम के बाद उस जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इख्तियार सिर्फ एक रबर स्टैंप कर दिया गया है, यानी उस पार्लिमानी कमेटी के पास जाना है, वो अप्रूव करे ना करे, 14 रोज के अंदर उस जज का नाम वैसे ही हतमी होकर सदर मुमलिकत के पास चले जाना है, और इस तरह पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार हो गया जीरो। हमने देखा कि पिछले कई सालों में इस इख्तियार के ऊपर बार बार बात हुई, लेकिन आईनी तरमीम नहीं की गई। तो अब जो वसीम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान 18वीं आईनी तरमीम को अपनी शक्ल में बहाल करने पर वोट देने को राजी हैं, लेकिन वो 19वीं आईनी तरमीम के बाद का अब जो पूरा सिनेरियो है, जो कुछ भी बन रहा है अभी, जो आईनी अदालत का आइडिया है या 3 जजेस के पैनल का आइडिया है कि उसमें से एक चीफ जस्टिस बने, या जो 5 जजेस को भी मुख्तस करके बनाने का आइडिया है, इस सब पे मौलाना मुत्तफिक नहीं है। हाँ ठीक है, आईनी बेंच के हवाले से बात हो सकती है वसीम, जो आईनी ये बेंच बनाने जा रहे हैं, अगर हम उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंडर और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सामने रख दें। आइडिया ये है कि आईनी बेंच होगा, उस आईनी बेंच के अंदर 3 रुकनी 5 रुकनी, कम से कम 5 या 7 रुकनी, वो 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी रखता होगा। अब वो सूबे की नुमाइंदगी रखनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही के जजेस से। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ही के जजेस के, इन्हीं जजेस के दरमियान से नुमाइंदगी रखनी है, तो अगर हम उनके नाम देख लें जजेस के, तो सीनियर मोस्ट तो नहीं हो रहे, क्योंकि सीनियर मोस्ट के ऊपर ये एतराज है कि वो सारे एक सूबे से भी हो सकते हैं, आपको क्या पता कि वो मुख्तलिफ सूबों से हो। अब मुख्तलिफ सूबों से उठाए जाने हैं। पंजाब से कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर हम देखें पेशावर से कितने जजेस हैं, केपी से, बलूचिस्तान से कितने जजेस हैं, सिंध से कितने जजेस हैं। अब अगर हम सिर्फ जजेस का थोड़ा सा अलग अलग करके देख लें, तो हुकूमत को तो इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। सिंध से हैं तो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अकील अब्बासी, पंजाब से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, एग्जैक्टली जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, 6 जजेस इस वक्त पंजाब से हैं। अगर आप एडहॉक शामिल कर ले तो जस्टिस सरदार तारिक भी हैं। उसके अलावा केपी से कौन है, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुसरत हिलाली। फिर अगर हम सिंध से, मैंने आपको बता दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस इरफान सादत खान है और जस्टिस अकील अब्बासी हैं। फिर हम चले जाए बलूचिस्तान से कौन है, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, और बस वही दोनों रह जाएंगे। चीफ जस्टिस कादी फैसल वो तो बकौल जो वकील रहनुमा हैं
अहमद अली कुर्द साहब, वो तो जज कहलाने के जज भी काबिल नहीं नहीं है। कहते। अच्छा ठीक है, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आईनी बेंच की, अगर इस पे मुसविदा सामने आता है या मंजूरी की जाने बढ़ता है तो हम इस पे डिटेल से बात कर लेंगे। मगर दूसरी पॉसिबिलिटी आईनी बेंच की ये भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुछ सीनियरिटी में तादाद रख लें, चीफ जस्टिस हो, सीनियर प्यूनी जज हो, या 3 जजेस हों, या एटलीस्ट सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हाई कोर्ट से आप जो जजेस हैं वो सीनियर प्यूनी हाई कोर्ट के रख लें, या हाई कोर्ट के किसी सीनियर जज से, तो वो तनासुब जो है वो पूरा हो सकता है। बज़ाहिर अब तक देखिए मसला ये था कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर चाहती थी, इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती थी, मौलाना राजी नहीं हुए। आईनी अदालत चाहती थी काजी फाजीसा को बाकी रखना चाहती थी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, मौलाना राजी नहीं हुए। उसके अलावा फौजी अदालतें वफाकी हुकूमत चाहती थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहते थे मजबूरी है, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी, मौलाना राजी नहीं हुए। तो ले दे के जो एक बात की जा रही थी जजेस पैनल की कि अगर मौलाना जो है वो हाथ नहीं आ रहे, मौलाना नहीं मान रहे, नंबर गेम पूरा नहीं हो रहा, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत का लीस्ट ऑप्शन ये था कि वो मौलाना के आईनी बेंच पर मान के बदले में मौलाना से 3 या 5 जजेस का पैनल मांग ले, और उसमें अगर 3 हो तो जस्टिस याहिया अफरीदी को लगा दिया जाए, अगर 5 हो तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल या जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनमें से किसी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा दिया जाए। मंसूबा था जस्टिस मंसूर अली शाह की माइनस करने का। तो इस मामले में भी इतलात ये है, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी जरा ये दावा करते हैं कि मौलाना इस तरमीम पर भी नहीं माने, और मौलाना के मुताबिक वो किसी फर्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं करेंगे, चाहे वो काजी फैसला जाने वाले हों या वो चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले हों। तो अब तक की इतलात के मुताबिक भी हम आपको ये बता सकते हैं कि मुमकिन तौर पर कभी इम्कान ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। चीजें वैसी नहीं है जैसी बताई जा रही हैं, नंबर गेम भी वफाकी हुकूमत के पास पूरा नहीं है। इसके अलावा आज ये जो अब ये कल की मुलाकात का सिनेरियो था, अब मुमकिन तौर पर अगर आज हम बात करें कि आज की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि मौलाना तो राजी नहीं होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे चाहिए कि वो अपने बंदे जो हैं वो पूरे मैनेज करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी। तो अगर ये सारा कुछ ठीक है, मतलब हम तो इतलात के मुताबिक ये बात कर रहे हैं, और यहाँ पे लोगों का सवाल ये हो सकता है, मुमकिन तौर पर अगर मैं ऑडियंस होता इस प्रोग्राम की तो मैं आपसे पूछता कि यार आप आज भी बैठ के कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, आज आप भी कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल दिन 12 बजे तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हर सूरत आईनी अदालत आई हुई थी। वो जैसे हम मुतादिद वीडियोस में कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर अपनी वालदा मोहतरमा तक आ चुके थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो रेलेवेंट सेक्शन भी निकाल के और बाकी सारी चीजें भी, और वो कह रहे थे कि मैं ये आईनी तरमीम करके दिखाऊंगा मेरे पास, चाहे फ्लोर क्रॉसिंग भी हो। तो वो अचानक से मौलाना के साथ बैठ गए और अपना सारा जो मंसूबा था उसे बैक ऑफ कर गए। यानी ये बिलावल का बैक ऑफ करना नहीं है, ये इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट का बैक ऑफ करना है। तो मेरे नजदीक ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, इसकी वजूहात हैं। जब हमने जानने की कोशिश की तो ये मालूम पड़ा कि सबसे जो मेन पॉइंट है, जो अभी आपने खुद भी बता दिया, वो है नंबर गेम। नंबर पूरे नहीं है, मौलाना के ऊपर सॉरी, मौलाना के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब नंबर्स क्या हैं इस वक्त के, अगर सिर्फ रफली आपके सामने रखूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके 214 नंबर्स हैं, 224 में से कौमी असेंबली में, सेनेट के अंदर नंबर्स हैं 64 में से 56 या 57। तो अब मौलाना अगर 7 भी आ मिलते हैं तो जो 202 या 3 वोट्स का फर्क आ रहा है वो नहीं मैनेज हो पाएगा। फिर कल से अभी तक क्या हुआ, सरदार अख्तर मैंगल की एक स्टेटमेंट सामने आई जो कि इन आईनी तरामीम को फारिग करने के लिए काफी है, जिनमें उन्होंने कहा कि उनके 2 सेनेटर्स को बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, और वो उनको ये तजवीज देंगे कि अगर मजीद किया जाए तो वो इस्तीफे दे दें। इस पूरी सूरत हाल में मौलाना ने को क्या मिला, या उनके पास वो क्या एक ऐसा आप कह सकते हैं जादू की छड़ी है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ बदल गया। तो सिचुएशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को माइनस करने का मंसूबा आज का नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान को माइनस करने का मंसूबा इन इंतखाबात से पहले एक शख्स की फरमाइश पर हो चुका था, और वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी फरमाइश को माना। मौलाना फजलुर रहमान को बहुत कम नशिस्तें दी गई। मौलाना फजलुर रहमान से वादा था सदारत का, मौलाना फजलुर रहमान से वादा था गवर्नरशिप का, लेकिन मौलाना को बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। हमने देखा इंतखाबात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने उन कम तरीन नशिस्तों पर कुछ भी नहीं लिया, लेकिन फिर वही चंद नशिस्तें, यानी 13 का जो फिगर है, 8 कौमी असेंबली 5 सेनेट में, वो अब इस हुकूमत के गले का तोक बना हुआ है। अब इस पूरी सिचुएशन में अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानी है वसीम,
परसों रात को मौलाना फजलुर रहमान ने खैरपुर में एक बड़ा शो किया, पावर शो कहेंगे आप उसको, उसमें बहुत लोग थे। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान अगली रात जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से खुद मिलने, और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का कॉन्फिडेंस वो नहीं है जो कॉन्फिडेंस पहले था। कहा जा रहा है कि वो आईनी अदालत की शर्त से पीछे हट गए, आपने ये बताया भी। कहा जा रहा है कि वो अब जजेस के पैनल से हट गए। कहा जा रहा है कि वो 18वीं तरमीम को सिर्फ असल हालत में बरकरार रखने पर मतलब भी आप खुश हैं। दुरुस्त कह रही तो हैं, हट गए तो वो पहले थे ही नहीं, खैर कि वो उस पर माने नहीं। तो इस सारी सूरत हाल को देखूं तो फिर तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वफाकी हुकूमत को अब चाहिए अपनी फेस सेविंग, और वो अपनी फेस सेविंग के लिए एक टूथलेस आईनी तरमीम जो है वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल तो ये इस सारे सिनेरियो में ये भी मुमकिन है कि कहीं ये सारी धूल मटी जब बैठे तो पता चले कि आईनी तरमीम टेबल ही नहीं की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से। देखिए, एन मुमकिन है, और ये हम इसलिए कह सकते हैं कि इससे पहले जब 14 और 15 सितंबर को भी, उससे पहले भी इजलास बुलाए जाते थे, तो आपने देखा था ऐसे ही इजलास बुलाया जाता था, मुश्तरका इजलास आ रहा है, ये इजलास आ रहा है, वो इजलास आ रहा है, तो कहा जाता था कि बस इनमें आईनी तरमीम पास हो जाएंगी। लेकिन हुकूमत कहाँ है इस वक्त? आप देखें मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड कर रही है। हमें किसी जगह मुस्लिम लीग नून फ्रंट फुट पर दिखाई नहीं दे रही है आईनी तरामीम के लिए। ना उनके वजीर कानून, वो अगेन गायब है जैसे वो पिछली दफा गायब थे। फिर उनके जो अहम कानूनी टीम के तमाम अरकान है वो गायब है। उनके वजीर इत्तलात रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीटीआई पे शुरू होकर पीटीआई पे लेकिन उसके खत्म हो जाते बावजूद हैं। भी हम देख रहे हैं ना कि एससीओ समिट के दौरान भी इस मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट और रियासत का जो पूरा एक प्रायोरिटी थी, उनकी जो मंसूबा था वो आईनी तरमीम के लिए पीटीआई के बंदों पर दबाव डालना था। और अगेन ये कब मुमकिन हुआ? जब काजी फैसल साहब ने 63A के मुकदमे में सहूलतकारी की, जिस तरह फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और सेनेटर्स के खिलाफ जिस कदर दबाव आया। तो इस सारी सूरत हाल में एक और सवाल भी पैदा होता है कि अगर ये आईनी तरमीम की कोशिश की भी जाती है, पीछे नहीं भी हटते, तो अहम मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वोट ना करना चाहते हों। बिल्कुल ऐसा है। अगर आपने देखा हो तो कल परसों से कुछ सीनियर सहाफी हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये दावा कर रहे हैं कि जब पिछली मर्तबा मौलाना फजलुर रहमान ने वोट नहीं किया तो उनको कितने लोग आ मिले जिन्होंने जो कि हुकूमती बेंचेस से थे, उन्होंने आकर उनको बताया कि मौलाना फजलुर रहमान को कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने वोट नहीं किया, क्योंकि हम भी इस किस्म की तरमीम के लिए वोट ना करते। अब सिचुएशन ये आप खुद बता चुके हैं कि खसूसी कमेटी का इजलास कल है। आज भी उन्होंने कोई मुसविदा फाइनलाइज नहीं किया। कल है 17 अक्टूबर, 18, 19, 20, 21, यही 4-5 दिन है जिनमें ये आईनी तरमीम करनी है और पास करा लेनी है। अदरवाइज अगेन वक्त खत्म हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता, आप वाली बात ही कि आईनी तरमीम टेबल होने की तरफ फिलहाल हुकूमत जा रही है। हो सकता है कल के बाद कोई हालात थोड़े से बदले, क्योंकि आज तक तो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था। हुकूमत क्या पता वापस मुतहरिक हो, उनके वजीर अब वो उन मेहमानों को रुखसत करके फारिग हो तो शायद वो वापस इस काम पर लगे। फिर हम कह सकते हैं कल के बाद ये कोई सिचुएशन हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल कल तक तो हम इसको टेबल होता या सामने आता नहीं देख रहे, ना ही कल के एजेंडों पर जो काबीना का है या इजलासों का है उसके अंदर ये चीज अभी शामिल है ताहाल। अच्छा, इस हवाले से एक और बात भी है, कल मौलाना फजलुर रहमान भी गालबन वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल। उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद के साथ भी मुलाकातें हैं। तो अब नाज़रीन, आपने ये सारी डिबेट सुन ली। मतलब कि ये वो हालात हैं कि जो सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही होती है और मुलाकातें चल रही होती हैं। इस्टाब्लिशमेंट और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनको बड़े ज़ोर से ये आईनी तरमीम आई हुई थी, वफाकी हुकूमत को भी आई, लेकिन वो 14 और 15 सितंबर को जिस तरह से नाकाम हुए तो फिर वो बैक फुट पर गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्रंट फुट पर आए। लेकिन कल की आप मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की वो जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आप बार बार देखें तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की वो घन गरज, वो कॉन्फिडेंस वो नहीं था। उनका जो रवैया था वो अपोलोजेटिक था। और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का महज 1 या 2 फिक्रे चलाना कि मुसवदे पर इतफाक हो गया। वहीं मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि भाई मैं अपने मुसवदे से 1 इंच आगे या पीछे नहीं हटूंगा। तो ये अब तक की सूरत हाल है। आखिर में मुझे बताइए, लोग पूछते हैं, अब तो बेट्स भी लगना शुरू हो चुकी हैं तरमीम के हवाले से। हम इतलात के बुनियाद पर और इतलात के नतीजे में जो हमें हमारा तज्जिया होता है वो हम नाजरीन के सामने रख देते हैं। 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, यानी कि आज 16 अक्टूबर को जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ही 26 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उसकी वजह वो तमाम तरामीम है जो हमने आपको बताई कि वो टेबल भी नहीं हो सकेंगी क्योंकि उनके ऊपर इत्तफाक राय नहीं हुआ। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना है 26 अक्टूबर 2024 को। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फैदीसा का
बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन होगा अपने ऑफिस में, और उसके बाद जो ये तमाम तर बहस मुबाहिसा तरामीम से मुतालिक है ये मुमकिन तौर पर खत्म हो ये भी जाएगा। मुमकिन है कि अगर वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मतलूबा हदफ, अपना मतलूबा ड्राफ्ट जो है वो मंजूर करवाने की पोजीशन में जो बज़ाहिर अब तक दिखाई नहीं देती, तो फेस सेविंग के लिए कुछ ऐसी आइनी तरमीम की जाएं जिसके नतीजे में ये सारा मंसूबा भी नाकाम हो और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हों, मगर उससे पहले आइनी तरमीम कर ली जाएँ, आइनी बेंच की तश्कील हो जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जजेस तकर्री के मामले पर 18वीं आइनी तरमीम जो है उसे अपनी असल हालत में बहाल कर लिया जाए। तो ये अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अब देखना ये है कि आने वाले दिन मजीद क्या होता है, जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी मैं यानी वसीम मलिक और मेरी साथी कुलीग जो हैं मरियम नवाज खान साहिबा आपको कोर्ट रूम नंबर 1 से अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।